हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो आज जे एडवांस मेटलर्जी की अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजी टॉपिक और है ना। तो उनके मेटलर्जी आपके सिलेबस में होते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, तो इसके तरह के सवाल आते हैं। तो ये पूरा स्कोरिंग टॉपिक होता है। ओके, तो अगर आपने JEE-1 एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड जरूर कीजिए। बाकी के है ना, बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स के PYQ खजाना में जाके आप है ना सारे है ना मेंस के भी सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल NTA यूजर इंटरफेस है, तो फुल मॉक है ना चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एडवांस के भी सवाल हैं। तो PY अगर JEE-1 एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो है ना आप PY खजाना में जाके आप ओके प्लीज़ जरूर से डाउनलोड कीजिए, फिर PY खजाना में जाके आप प्रैक्टिस कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। ओके, और बाकी यहाँ पे बहुत सारे और भी कंटेंट आपको दिया हुआ होता है, तो उसको आप फ्रीली लर्न कर सकते हैं बच्चों, है ना। हाँ, और इधर आपके जो पेड बैचेस जो होते हैं वो आपको मिलते हैं डिफरेंट सेक्शंस में, जो भी रेस्पेक्टिव ईयर आपका टारगेट है वहाँ जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बैचेस जाके। ओके, ऐसा नहीं है ना कि जो भी आपका टारगेट ईयर है सारे बैच आपके यहाँ पे JEE मेंस प्लस एडवांस के। ओके, डिफरेंट टेस्ट सीरीज यहाँ पे होती है आपकी। बिट सेट हो गई, मेंस की हो गई, है ना, एडवांस की हो गई, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है, प्रेडिक्टर पेपर्स। ओके, हाँ, इधर देखिए। तो इन्फिनिटी ड्रॉपर में जो बच्चे ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं या ड्रॉप का है ना कि भाई कि किसी वजह से उनका या तो 12th के अंदर पूरा अच्छे से तैयारी नहीं हो पाया हो या प्रिपरेशन में कमी रह गई हो किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, अगर वो इनरोल है ना कर दिया और काफ़ी टाइम चला गया ना, जैसे ट्रैवलिंग में काफ़ी टाइम जाता है। ओके, जो घर पे बैठ के पढ़ाई करना, तो वन ऑफ द बेस्ट बैच इज द इन्फिनिटी। जो आपकी जो टीम पूरी है ना, मोस्ट IIT प्रोड्यूसिंग टीम यहाँ पे पढ़ाती है। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, इंटीग्रेटेड पोल्स है ना ऑलरेडी होते हैं, जिसके अंदर आप है ना आंसर कर सकते हो क्विकली, है ना। उससे आपकी स्पीड आपकी इंक्रीज होती है। एक है ना एक टाइम बाउंड जो प्रैक्टिस होती है आपकी। DPPs वगैरह मिलती है आपकी मेंस प्लस एडवांस की, इसके वीडियो सोल्यूशंस होते हैं आपके, कुछ टीचर्स डिस्कस करते हैं। ये अगर DPPs वगैरह सही से करते हो, जो टास्क आपको दी जा रही है, ओके, तो है ना, और PYQs वगैरह कर ले, तो फिर आपका IIT में सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, तो इस तरह से आप रेगुलरली बैचेस में आते रहिए। और इसके अंदर मतलब ऑलरेडी टेस्ट सीरीज वगैरह इंक्लूडेड होती है, जो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको वही पूरा बैच आपको मिलता है। इसके अंदर डाउट फॉर्म होता है, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी होती है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आप अपने सिबलिंग्स को रिकमेंड कर सकते हो, एनर्जीज फॉर द क्लास 11, इसके अंदर पूरा क्लास 11 का बेसिक से लेकर एडवांस तक मेंस प्लस एडवांस का सिलेबस होता है। ओके, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के साथ। ओके, और यहाँ पे भी सब कुछ वो जो है मटेरियल वगैरह सब कुछ सेम यहाँ पे मिलता है आपको। प्रोडीज फॉर द क्लास 12। ओके, यहाँ पे अब डिस्कशन शुरू करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है ओके कि रोस्टिंग ऑफ मेलाचाइट प्रोड्यूसेस क्यूपराइट। मेलाचाइट क्या होता है, तो बेसिक ओर्स की आपको ना क्यूपराइट। ओके, तो पूछा गया रोस्टिंग ऑफ मेलाचाइट प्रोड्यूस क्यूपराइट, है ना। तो ये आपका हो गया रोस्टिंग। अगर आप करोगे तो ये कॉपर कार्बोनेट हो गया, है ना, प्लस CuOH ऑल ट्वाइस। जब आप इसकी रोस्टिंग करोगे तो यहाँ पे बनेगा Cu प्लस CO2 प्लस वाटर बाहर निकलता है ना, कॉपर प्लस वाली फॉर्म में ही रहता है, +2 में ना। तो क्यूपराइट नहीं बनता ना, क्यूपराइट होता है Cu2, क्यूपराइट विल बी द Cu2। तो यहाँ पे जो बनता है दैट विल द ऑक्सीडाइज फॉर्म, +2 वाला बनता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। कैल्सिनेशन ऑफ कैलामाइन प्रोड्यूस जिंसाइट, क्या ना, कैल्सिनेशन क्या होती है, एब्सेंस ऑफ, आप हीट करोगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो आपका है कैल्सिनेशन ऑफ कैलामाइन। तो जिंक कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म द जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाएगा। और ये क्या है आपका जिंसाइट है। ओके, दिस इज जिंसाइट, जिंक ऑक्साइड है ना, दिस इज द जिंसाइट। तो ये स्टेटमेंट सही है। कॉपर पाइराइट है ना, फिर बोला गया कॉपर पाइराइट इज हीटेड विद सिलिका इन ए रिवर्बरेटरी फर्नेस टू रिमूव आयरन। ओके, तो बोला गया है कॉपर पाइराइट की जब आप हीट करते हो, इधर देखो है ना, CuFeS2 को ना, CuFeS2 को। ओके, तो ये कॉपर पाइराइट है। तो कॉपर पाइराइट का पहले आप क्या करते हो, सल्फाइड बेस और है ये, तो इसका पहले आप करते थे यहाँ पे फ्लोटेशन, फिर आप उसका कंसनट्रेट और हमें मिलता है, फिर हम इसकी क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। ओके, और फिर इसके अंदर क्या करते हैं, सिलिका वगैरह ऐड कर देते हैं, जो आयरन होता है। ओके, तो वो बाहर निकल जाता है, आयरन ऑक्साइड है ना, स्लैग बन के ना। तो बोला गया कॉपर पाइराइट इज हीटेड विद सिलिका इन ए रिवर्बरेटरी फर्नेस टू रिमूव आयरन। तो इसके अंदर क्या होता है, जब आप इसका रोस्टिंग करते हो, बच्चे, ठीक है, और प्लस यहाँ पे रिवर्बरेटरी फर्नेस वगैरह के अंदर है ना, आप इसका, ठीक है, जो रिएक्शंस कराते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, तो हमें कॉपर मेट मिलता है, Cu2S प्लस FeS हमें मिल जाता है। ओके, इसको हम बोलते हैं कॉपर मेट। अप्रोक्सीमेटली है ना, ये 98% होता है अप्रोक्सीमेटली, तो कुछ साइड में भी मिलता है थोड़ा बहुत, बट ये मेजर ये मिलता है, कॉपर मेट इसको बोलते हैं ना। अप्रोक्सीमेट 98, अप्रोक्सीमेटली 2% है। तो इसकी आप रोस्टिंग करते हो, ठीक है, मतलब वो भी साइड प्रोडक्ट मिलता है, रोस्टिंग वगैरह कर दिया आपने। ओके, यहाँ पे भी सिलिका वगैरह होता है,
तो थोड़ा बहुत आयरन ऑक्साइड जो हुआ तो FeSiO3 बन जाता है, थोड़ा बहुत तो यहाँ बाहर निकल गया। फिर वापस से आप क्या करते हो, फिर इसकी रिवर्बिरेटरी फर्नेस के अंदर फिर से इसका करते हो, ओके। और ये क्या होता है, यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड की फर्नेस के अंदर वो होता है, तो ये क्या हो गया, तो SiO2। तो यहाँ पे जो कंपाउंड होता है, जैसे ये ऑक्सीडाइज होगा ना, FeS किस में जाएगा, FeS की रिएक्शन जब O2 के साथ करोगे इट विल कन्वर्टेड इनटू FeO, और वो सिलिकॉन के साथ SiO2 के साथ है ना रिएक्ट करता है, तो स्लैग का फॉर्मेशन होता है FeSiO3 है ना। तो ये अपन बाहर निकाल देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। और इधर जो होता है Cu2S O2 के साथ रिएक्ट करता है, इट विल फॉर्म द Cu2O, ओके। और Cu2O क्या करता है, वापस से जो भी बना और बाकी का Cu2S हो गया, उसके लिए साथ क्या रिएक्शंस करता है, इट विल फॉर्म द ऑटो रिडक्शन यहाँ पे ना, तो और ये SO2 गैस बाहर निकल जाती है, इसको बोलते हैं अपन, ओके, ब्लिस्टर कॉपर जो बोलते हैं। तो इस तरह से रिएक्शंस होती है ओवरऑल। तो कॉपर पायराइट इज हीटेड विद सिलिका इन ए रिवर्बिरेटरी फर्नेस, ओके, टू रिमूव द आयरन। तो आयरन एज इस तरह से रिमूव किया जाता है ना। इस वाले स्टेप में भी यहाँ पे भी रिमूव किया जाता है, यहाँ से भी क्या होता है, इस वाले स्टेप में भी थोड़ा रिमूव होता है ना, बाकी जो बच जाता है फिर इधर रिमूव होता है ना, इस तरीके से ना। डन। यहाँ पे रोस्टिंग की जाती है, ओके, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डन। हाँ, यहाँ पे एक स्टेप हो ना, यहाँ पे भी आपका सिलिकॉन यहाँ पे भी रिमूव हो जाता है, इस वाले स्टेप में भी है ना। यहाँ पे भी एक और स्टेप होती है ना, सिलिकॉन ऑक्साइड वगैरह के साथ ओके, बाहर से लेगा ना। फिर बोला क्या, इम्प्योर सिल्वर इज ट्रीटेड विद एक्वस केशियन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉलोड बाय रिडक्शन विद द जिंक गन। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो डी स्टेटमेंट की मैं बात करूँ तो जैसे कि नोबल एलिमेंट होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, साइनाइड, एक्वस साइनाइड के साथ कराई जाती है। ये वाटर होता है प्लस इसका ऑक्सीडेशन आप करते हो, तो ये किस में ऑक्सीडाइज हो, इट विल ऑक्सीडाइज इनटू द 0 से +2 में जाएगा, तो AgCN2 में बनेगा ना, AgCN2 माइनस, ओके। तो यहाँ से अगर आप बात करोगे प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बनाएगा, प्लस OH माइनस बन गया। अब इस कंपाउंड को देखो, जिंक के साथ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराया जाता है, तो है ना, तो ये ZnCN4 2 माइनस बना लेता है, इट विल फॉर्म द 2 माइनस, और जिंक बाहर निकल जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है एक तरह से। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ से यूज करते हैं। और बोला गया इम्प्योर सिल्वर इज ट्रीटेड विद एक्वस केशियन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉलोड बाय रिडक्शन विद द जिंक मेटल। तो इस तरह से पूरी लीचिंग जिसको हम बोलते हैं ना, साइनाइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, तो उसमें बाहर निकल जाता है। हाँ जी, इसको देखिए। अगला बोला गया इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, है ना। तो अपने को एल्यूमिनियम बाहर निकालना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, ओके, बॉक्साइट और से बाहर निकालना है। तो बोला गया रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद कोक, है ना, जब कार्बन के साथ यहाँ पे रिडक्शन कराया जाता है, अगर ये टेम्परेचर अगर हम यहाँ से यूज़ करेंगे आपका, है ना, कि टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कार्बाइड बन जाता है ना, इट विल फॉर्म द एल्यूमिनियम कार्बाइड। इस तरह से आपका बन जाएगा Al4C3 टाइप का कंपाउंड बन जाएगा ना, ओके, एल्यूमिनियम कार्बाइड बन जाएगा। तो इसीलिए रिएक्शंस नहीं कराई जाती ना, द रिएक्शंस ऑफ कोक एट ए टेम्परेचर इतना, तो ये नहीं कराया जाता, इससे टेम्परेचर क्योंकि अबाव इससे कराएंगे तो है ना एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। फिर आपको बोला गया द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एल्यूमिनेट सॉल्यूशन बाय पासिंग CO2 गैस टू प्रिसिपिटेट हाइड्रेटेड एल्यूमिना। तो अगर ये तो ए ऑप्शन हो गया, लेट्स टॉक अबाउट द बी ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन में क्या बोला गया, द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एल्यूमिनेट सॉल्यूशन बाय पासिंग CO2। अब ये बॉक्साइट और काला जो अपन लीचिंग जो करते हैं उसकी बात चल रही है, तो उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है बच्चे ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो पहले इसको क्या करते हैं, इसमें इम्प्योरिटी वगैरह होती है, तो इसको NaOH में अपन क्या करते हैं, और हॉट NaOH के अंदर क्या करते हैं, इसको पहले ना सोल्यूबल बनाते हैं। हॉट NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शंस होती है तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, NaAlO2, ओके, NaAlO2 है ना। तो ये कंपाउंड हमें मिल जाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है ना। तो इसको अगर मैं बनाऊँ यहाँ से तो ये बन जाता है NaAlOH4, ठीक है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सोडियम मेटा NaAlO2.2H2। तो पहले हीटिंग कराई जाती है तो इसको सोल्यूबल है ना। तो लीचिंग में क्या होता है, एक ऐसे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हम डिजोल्व करते हैं, सोल्यूबल करते हैं, जहाँ पे आपका जो कंपाउंड और है ना वो सोल्यूबल हो, और उसकी जो मेजर इम्प्योरिटी हो इनसोल्यूबल हो, है ना, वो क्या हो आपकी इनसोल्यूबल हो। तो और इसके अंदर सिलिकॉन की इम्प्योरिटी भी होती थी, सिलिकॉन ऑक्साइड की, तो यहाँ पे जो बनता था कंपाउंड वो साइड इम्प्योरिटी वाला बन जाता है, NaSiO3, है ना, ठीक है। तो मेन कहानी हो गई। अब देखो पासिंग CO2, तो ये कंपाउंड क्या है, एम्फोटेरिक है। अब ना ये कंपाउंड एम्फोटेरिक है और ये सोल्यूबल कंपाउंड है, तो इसको अगर हमें है ना बाहर निकालना है, क्योंकि हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड चाहिए, क्योंकि पहले तो इसको सोल्यूबल इसलिए बनाया क्योंकि इसकी जो इम्प्योरिटी इनसोल्यूबल थी, मेजर इम्प्योरिटी इनसोल्यूबल थी, तो उसको तो बाहर निकाल दिया। अब ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, अब इसमें से एल्यूमिनियम को बाहर निकालना है। तो ये कैसा एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक है, तो अब मैं क्या करूँ, इसको बाहर निकालना, तो
ये बेसिक एज वेल एज एसिडिक इन नेचर है। अब इसको बाहर निकालना है कंपाउंड को ना, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर है तो बेसिक के अंदर सोल्यूबल है तो हम एसिड ऐड करेंगे। अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड नहीं कर सकते, नहीं तो ये रिएक्शंस कर लेगा। हम वीक वाला एसिड का ऑक्साइड यूज करेंगे तो ये CO2 आता है कार्बोनिक से। तो जब इसमें CO2 के पास और टेम्परेचर आप कम कर देते हो ताकि इसकी सोल्युबिलिटी कम हो, तो हमें वापस इधर से कॉम्प्लेक्स जो मिल जाता है वो मिल जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है यहाँ से ना। फिर जब आप इसको और ये मिल जाता है ना जब इसको, और ये Na2CO3 इस तरह से ना, तो ये मिल जाता है। तो इसलिए बोला प्रिसिपिटेट हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम है ना, और इसी को आप कह सकते हो एक्वस वाली फॉर्म में एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट 3H2 बोल सकते हो ना, एक्वस वाली फॉर्म में। तो इस तरह से हमें ये मिल जाता है कंपाउंड, तो ये सही है। हाँ, डिजोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन हॉट है ना, तो ये हॉट में डिजोल्व किया जाता है क्योंकि आपका है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड को NaOH में डिजोल्व किया जाएगा। एसिड में इसलिए नहीं क्योंकि जो इम्प्योरिटी है इसमें जैसे कि आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी भी होती है, टाइटेनियम की भी होती है, तो वो आपकी बेसिक इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, ओके। तो डिजोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन है ना, तो NaOH के अंदर, तो NaOH के अंदर इसको क्या करते हैं हम डिजोल्व करते हैं। ओके डन। तो वो क्या है आपकी, सॉरी आपकी कौन सी, जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया बेसिक इम्प्योरिटी है, ओके, और टाइटेनियम ऑक्साइड बेसिक है तो वो डिजोल्व नहीं होंगे, और ये एल्यूमिनियम हो जाएगा, सिलिकॉन होता है वो डिजोल्व हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है ना। ओके, तो एक्वस वाली फॉर्म में आप इसको एक्वस फॉर्म में यही लिख सकते हो ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट 3H2 है ना, ओके डॉट है ना, इस तरह से ये वाली फॉर्म एग्जिस्ट करेगी ना। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिक्स्ड विद Na3LF6 टू गिव एल्यूमिनियम प्लस CO2। तो ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस जो कराया जा रहा है ना, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जब आप क्रायोलाइट ऐड करते हो तो वो क्या करता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है 1000 डिग्री के आसपास, और इसको बेटर इलेक्ट्रोलाइट बना देता है। बेटर इलेक्ट्रोलाइट बनने के बाद जो ओवरऑल रिएक्शंस होती है तो वहाँ पे क्या होगा, D के अंदर आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो एल्यूमिनियम 3 है और O कितना है 2 माइनस, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका एल्यूमिनियम बन जाएगा। ओके, और ये आपका क्या बनेगा, ये यहाँ से O2 गैस बाहर निकलेगी, 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे। तो अब बात की जा रही है कि एल्यूमिनियम प्लस CO2 गैस बाहर निकलती है, तो CO2 गैस पता क्या है, तो आपका एल्यूमिनियम तो इधर आ गया कैथोड पे, एनोड पे क्या होता है, एनोड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये CO2 कहाँ से होगी, क्योंकि एनोड जो बनी हुई होती है CO2 पता कहाँ से होती है, आपका 4 ना कार्बन की, मतलब 4 है ना, तो ग्रेफाइट की एनोड होती है, तो वहाँ पे O2 के साथ जब रिएक्शंस होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CO2 ऐसे है ना बाहर निकलता है। ओके, तो इसलिए वहीं से मिलेगा, ये एनोड पे मिलेगा और ये कैथोड पे मिलेगा, कैथोड पे है ना, और ये आपका एनोड पे मिलेगा इस तरीके से ना। डन, तो ये है। हाँ, इसको देखिए, इसमें पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटिंग इन द टेम्परेचर रेंज है ना। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ये जो आपको 900 टू आपका 1500 केल्विन की जो रेंज दी हुई है बच्चे ना, तो ये कौन सी जोन है आपको ना, ऊपर से कौन सी होगी, ठीक है, ऊपर है आपकी, नीचे नीचे कौन सी जोन होती है, कंबशन जोन होती है, ऊपर ऊपर वाली जोन कौन सी होती है, रिडक्शन जोन होती है। तो ये सारी कहानी, तो ये आपका कंबशन जोन था, और ओके ठीक है, ये कंबशन जोन, फ्यूजन जोन, और ये स्लैग जोन है ना, ये स्लैग जोन होता था, और दिस इज द फ्यूजन जोन, ओके, और दिस इज द कंबशन जोन, ये कंबशन जोन है, ओके, और ये कौन सा है, दैट इज द रिडक्शन जोन, दिस इज द रिडक्शन जोन है ना, तो ये रिडक्शन जोन है आपके डिफरेंट। तो बेसिकली यहाँ से आग लगाते थे हम, नीचे से है ना कंबशन करते थे, जब कंबशन करोगे तो यहाँ से कार्बन प्लस O2 मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस है ना कार्बन के साथ फिर से रिएक्ट करेगा, सॉरी कार्बन प्लस O2 है ना। तो यहाँ पे कहानी क्या होती थी, कोयला भरा हुआ होता था लास्ट वाली जोन में, आप इस वाली जोन में कार्बन होता था, कंबशन करोगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और CO2 फिर से कार्बन के साथ यहाँ पे जो है उसके साथ तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अब ये कार्बन, यहाँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना तो वो यहाँ से निकल के रिडक्शन जोन में जाता था, रिडक्शन जोन में आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करके आयरन में भेजता था। ठीक है, अब ये जो रेंज दी हुई है, ये रेंज इधर वाली दी हुई है ना, इधर वाली रेंज दी हुई है ना, तो ये आपको दिया और 900 टू 1500 तक की रेंज दी हुई है। तो आपको ये इधर वाली ये वाली रेंज है, ये वाली है ना, इसमें आपको कराना है। ठीक है, तो बोला गया है लाइमस्टोन इज यूज टू सिलिकेट इम्प्योरिटी है ना, टू रिमूव सिलिकेट, लाइमस्टोन सिलिकेट इम्प्योरिटी की। तो ये वाली जोन है ना सिलिकेट, तो यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो इट विल ब्रेक इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। ओके, ये CO2 में ब्रेक होता है। डन,
फिर CO2 में ब्रेक होगा, तो ये वाली कहीं वाली रेंज आएगी ना 1040 से, ओके, तो वो वाली रेंज है। तो इधर अगर आप देखोगे 1040 वाली रेंज है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 और ऐड कर दो, ओके, तो ये 1240, इसमें 300 1540, ओके, और इसमें 600 और ऐड कर दो ना, इसमें 200 किया, इसमें 300 किया, और इसमें 600 ऐड कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली ये वाली रेंज है। तो आपको जो बात की जा रही है ना, इस रेंज में बात की जा रही है, यहाँ कहीं रेंज में बात की जा रही है, डन, ओके, तो यहाँ तक वाली रेंज में बात की जा रही है। तो CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड को, अब ये सिलिकॉन ऑक्साइड की इंप्योरिटी होती थी, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, CaSiO3 में बना के, है ना, ठीक है। तो ये लाइमस्टोन इज यूज टू रिमूव सिलिकेट इंप्योरिटी, ये स्लैग बन गया। पिग आयरन ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस कंटेनिंग अबाउट, तो इधर देखो, तो इस यहाँ से तो अभी रिडक्शन जोन में हमें क्या स्पॉन्जी आयरन मिलता था, अब वो जब नीचे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो इधर फ्यूजन जोन में कुछ इंप्योरिटी भी है ना, यहाँ कहीं इंप्योरिटी भी होती है, तो वहाँ से हमें पिग आयरन मिलता है ना, और भी इंप्योरिटी, तो 4% कार्बन वगैरह की जो इंप्योरिटी होती है उसको हम बोलते हैं आपको पिग आयरन। तो इधर वाली ऊपर, तो इधर से रिडक्शन जोन में स्पॉन्ज फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पे इंप्योरिटी मिल जाएगी, तो अपने को यहाँ पे मिल जाएगा पिग आयरन। कोक कन्वर्ट CO2 टू CO। अब ये जो सारी स्टोरी हो रही है ना, अब कोयला तो पूरे में भरा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, CO2 में जाएगा, CO2 मिलकर इससे, है ना, तो ये भी रिएक्शन हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि भाई इसी जोन में यहीं पे, क्योंकि आपका क्या होगा, CO2 गैस तो हर जगह होगी, और कोयला भी पूरे में भरा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं भाई कंबशन जोन में ही होगी, अब हर जगह है ना रिएक्शंस, इसलिए एग्जॉस्ट गैसेस कंसिस्ट NO2 नहीं होगा ना, CO2 वगैरह होगा, क्योंकि नाइट्रोजन वगैरह नहीं है ना यहाँ पे। तो आंसर विल द ABC इज आंसर फॉर दिस वन, है ना, ओके। हाँ, इधर देखिए, अब इस वाले की बात करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के रिलेटेड देखते हैं। तो पहला देखो, ए मिक्सचर ऑफ PbS एंड PbO अंडरगोज सेल्फ रिडक्शन टू प्रोड्यूस Pb एंड SO2, है ना। तो बोला गया PbS और PbO की जब आपस में सेल्फ, जैसे कि है ना Cu2 और ओके और Cu2s वाली रिएक्शंस थे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बनेगा Pb प्लस SO2 बनेगा ना, ठीक है। तो ए मिक्सचर ऑफ PbS एंड PbO अंडरगोज सेल्फ रिडक्शन टू प्रोड्यूस Pb एंड SO2, ओके। तो सेल्फ रिडक्शन क्या होगा ना, तो इस तरह से आपका रिएक्शन हो जाएगा। प्लस देखो, ये +2 है, यहाँ पे +2 से 0 में जा रहा है, ओके। यहाँ पे सल्फर की बात करोगे तो सल्फर -2 से सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे लेड का है ना रिडक्शन, इस तरह से आप देख सकते हो, ओके। यहाँ से Pb +2 है, Pb +2 से 0 में जा रहा है, तो ये +2 है तो 0 में जा रहा है। तो पहला स्टेप सही हो गया। सेकेंड स्टेप की मैं बात करता हूँ। इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट सिलिका इज एडिड टू प्रोड्यूस कॉपर सिलिकेट। तो बोला गया है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट CuFeSt से, जो अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था, सिलिका इज एडेड टू प्रोड्यूस कॉपर सिलिकेट। अरे यार वहाँ पे जो होता है ना FeS हुआ, वो ऑक्सीडाइज हो FeO में जाता है, और उसके अंदर जब हम सिलिका ऐड करते हैं तो इसको हटाने के लिए तो आयरन FeSiO3 बनता है, ये स्लैग बनता है, कॉपर सिलिकेट नहीं है ना, आयरन सिलिकेट बनता है। तो ये पहला सही है, दूसरा गलत है। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर बाय रोस्टिंग। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर बाय रोस्टिंग जब करेंगे तो हमें कॉपर मेट मिलता है, ओके। Cu2s मेजर है ना, Cu2s प्लस FeS मिलता है मेजर में, है ना, ओके। फॉलोड बाय सेल्फ रिडक्शन प्रोड्यूस द कॉपर। तो पूरा ब्लिस्टर कॉपर का जो अभी थोड़ी देर पहले अपने जो इधर डिस्कशन किया था वही बात है ना। तो ये ब्लिस्टर कॉपर का जो अपन डिस्कशन कर रहे थे, पहले यहाँ पे क्या करते हैं, शुरुआत में रोस्टिंग कर देते हैं, ओके, है ना, फिर रोस्टिंग करते थे। यहाँ पे सिलिकॉन रोस्टिंग करने के बाद सिलिकॉन ऑक्साइड भी होता था, फिर यहाँ पे क्या होता था, मेजर ऑटो रिडक्शन, है ना, यहाँ पे क्या होता था, Cu2O बनता था प्लस FeO, और आयरन की एफिनिटी ज़्यादा होती थी, फिर FeS फिर से रिएक्ट करके फाइनली Cu2s प्लस FeS बनता था। कॉपर मेट है ना, अप्रोक्सीमेट 98% ये होता था, और अप्रोक्सीमेट 2% है, बाकी और भी कंपाउंड है यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का और भी मिलेंगे, जैसे FeO मिल गया अपने को, ओके। तो FeO तो FeSiO3 बना लेगा, थोड़ा सा Cu2O मिल गया और एक्स्ट्रा, है ना, तो वो वाली कहानी थी, ओके। हाँ, तो ये वाला सही पार्ट है। इन साइनाइड प्रोसेस जिंक पाउडर इज यूटिलाइज टू प्रिसिपिटेट गोल्ड फ्रॉम द, है ना, NaAuCN4, तो ये भी सही है। तो अभी साइनाइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अपन इधर ही डिस्कस किया था। तो साइनाइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में क्या होता था बच्चे, हाँ ये वाला ना, तो आपका 0 से कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और जिंक, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता था, तो कंपाउंड बनता था, ओके। हाँ,
अभी लास्ट सवाल इसको देखते हैं। इसमें पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। तो आपका एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है बॉक्साइट ओर से। तो बोला गया हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेसिपिटेट व्हेन CO2 इज बबल्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। तो यार सोडियम एल्यूमिनेट के थ्रू अभी यही डिस्कस कर रहे थे। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। ओके, जब होट के साथ अपन यहाँ पे हीट करते हैं तो अपने को ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनता है। अब सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है तो इसलिए पहले इसको सोल्यूबल बनाया ताकि इसकी इंप्योरिटी NaOH का तो इनसोल्यूबल है। अब वापस से हमें इसको बाहर निकालना है तो ये क्या एम्फोटेरिक है। इफ दिस इज एम्फोटेरिक, अब इसमें से क्योंकि बेस के अंदर सोल्यूबल है तो मैं एसिड ऐड करूंगा, स्ट्रॉन्ग नहीं ऐड कर सकता क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो इसके साथ ऐड कर जाएगी, इसलिए हम वो ऑक्साइड तो वीक ऑक्साइड यूज करेंगे। तो ये कार्बोनिक का है, तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा अपना तो ये एक्वस वाली फॉर्म है एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट 3H2 टाइप का मिलेगा। ठीक है, और जब आप इसको हीट करते हो इसमें वाटर रिमूव कर सकते हो तो इस तरह का कंपाउंड बनता है। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब बोला गया एडिशन ऑफ है ना क्रायोलाइट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। तो इधर देखो, अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अप्रोक्सीमेटली होता है अपना, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, तो मेल्टिंग पॉइंट कुछ इस तरह से इतना है ना इसका मेल्टिंग पॉइंट। जब आप इसमें क्रायोलाइट ऐड करते हो Na3AlF6 तो पता है क्या, ये एक इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा और ये है ना, और इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास, है ना। तो मतलब सीरीज बात मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, नाउ इलेक्ट्रोलाइट है ना सोल्यूबल हो गया कॉम्प्लेक्स। फिर इसमें फ्लोरस्पायर भी ऐड करते हैं, फिर 900 के आसपास टेम्परेचर आ जाता है इस तरीके से, है ना। CO2 इज इवोल्व एट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसकी एनोड की जब रिएक्शंस की मैं बात करता हूँ सी वाले पार्ट की, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, एनोड पे क्या होगा, ग्रेफाइट होता है। तो वहाँ पे आपका है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस होती है तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CO2 टाइप का बनेगा ना, क्योंकि इस तरह से रिएक्शंस होती है। तो इसलिए ना ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एनोड पे वैसे भी ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 में जाएगा ना वहाँ पे। द कैथोड इज स्टील वेसल्स विद लाइनिंग ऑफ कार्बन, है ना। तो ये आपका एनोड क्या होता है, एनोड तो आपका होता है ग्रेफाइट का, कैथोड होता है कार्बन की लाइनिंग होती है। अब इसका डायग्राम आप देखो ना NCERT में, है ना, तो नीचे कार्बन की लाइनिंग होती है जहाँ पे पूरा ऐसे बॉक्स टाइप सा आपका डायग्राम दिखेगा आपको, पूरा प्लांट ऐसे, है ना। ठीक है, कैथोड इज स्टील वेसल विद लाइनिंग ऑफ कार्बन, है ना। कार्बन की अपन क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, मतलब कई बार ऐसे करते हैं कि भाई ओके, तो इस तरीके से ना कि कंटेनर खराब भी ना हो, सरफेस एरिया वगैरह बढ़ जाए, तो इस तरीके से ना रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए, और तो वो सारी चीज़ें आपके साथ की जाती है, यहाँ पे की जाती है। तो देखो मेटलर्जी इज दैट टॉपिक जो काफ़ी आसान होता है और पूरा स्कोरिंग होता है। ठीक है, बाकी PYQ अगर JEE एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप प्लीज़ डाउनलोड कर लेना। JEE मेंस के भी यहाँ पे सारे PYQ, आप यहाँ पे पुरानी PYQs आप बिल्कुल एंटी यूजर इंटरफेस में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एडवांस के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी फ्री कोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपका बहुत सारे लेक्चर्स है, वहाँ से आप फ्रीली स्टडी कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो एंड इफ यू वांट टू इनरोल इन एनी टारगेट ईयर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जाके अपने डिफरेंट बैचेज में JEE मेंस प्लस एडवांस के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इन द टेस्ट सीरीज यू कैन प्रैक्टिस इन JEE मेंस एडवांस की आपकी डिफरेंट रेस्पेक्टिव, आप जो जैसे बिटसेट हो गया या डिफरेंट रेस्पेक्टिव स्टेट के आप जो एग्जाम्स देते हो उसकी टेस्ट सीरीज जाके आप यहाँ से देख सकते हो ना। और ओके, तो बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।